Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen, and today we are going to discuss some new topics of electromagnetic induction. Let's watch. Today we are going to discuss about DC motor and the back EMF effect in motors. अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो डीसी जनरेटर्स हैं वो वर्क करते हैं और उनके ऊपर जो बैक इफेक्ट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का और इंड्यूस्ड करंट का, वो किस तरह से जनरेटर्स की एफिशिएंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। आज हम डीसी मोटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इस पर भी हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो बैक ईएमएफ इफेक्ट है मोटर्स में, जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की वजह से ये जो बैक इफेक्ट आता है, ये किस तरह से मोटर की परफॉर्मेंस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्या उसको इम्प्रूव करेंगे या उसको उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेंगे। ये सारी बातें जो है आज हम पढ़ेंगे इस डीसी मोटर में और इसके बैक इफेक्ट के अंदर। सबसे पहले डीसी मोटर, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज डीसी मोटर। मोटर याद रखें कि कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू परफॉर्म द वर्क बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइक योर इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, लाइक योर द मोटर्स विच आर वर्किंग इन योर हाउसेज फॉर टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम डाउन इन साइड द अर्थ, यानी ज़मीन के बहुत गहराई में जाके तो पानी को वहाँ से निकालना, वो आपका मोटर, यानी कोई भी काम करना। इसी तरह आपकी इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हैं जो क्या करती हैं, दीवार में सुराख कर सकती हैं, वो भी बेसिकली आपको वर्क परफॉर्म करके देती हैं ना, और आप उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आपकी दी हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेसिकली वो यूज़ करती हैं टू परफॉर्म सम वर्क। मोटर किस उस डिवाइस को कहते हैं जो कोई ना कोई काम करता है बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और डीसी मोटर है तो इसका मतलब है कि वो जो हम ड्रिल मशीन की बात करते हैं या उस मोटर की अगर बात करें जो ज़मीन से आपको बहुत लार्ज पैमाने पे काम करती है ना, जैसे ज़मीन से पानी निकालना जो है वो एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क है, तो वो आप एसी से कर सकते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट मोटर उसके लिए आप यूज़ करते हैं। ये जो डीसी मोटर है वो स्मॉल स्केल के ऊपर आपको वर्क परफॉर्म करके देगी। ठीक है, जैसे आप कोई भी छोटा, जिसको आप डीसी सोर्स देंगे, डीसी सोर्स किसको कहते हैं कि आपने इसको ये देखिए 3 सेल्स लगाए हुए इस सर्किट में, इन 3 सेल्स की मदद से आप इसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ये जो कॉयल है ये रोटेट करेगा विद इन द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, तो इसकी प्रेजेंस में किस तरह से ये कॉयल रोटेट करेगा, इस पर टर्निंग इफेक्ट आएगा, ये वर्क करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि एक डीसी सोर्स की फॉर्म में आप उसको दे रहे हैं। तो ये स्मॉल स्केल पर वर्क जो है ये आपकी डीसी मोटर जो है वो परफॉर्म कर सकती है आपके लिए। सबसे पहले डेफिनेशन, ये 2 लाइंस हैं आपकी। मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर हर उस डिवाइस को कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या वर्क जिसको कहते हैं आप, मैकेनिकल एनर्जी किसको कह रहे हैं, वर्क को कह रहे हैं। आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर दे तो वो आपकी मोटर होती है। We already know that a wire carrying the current placed in the magnetic field experiences a force. हमें ये पहले का ही पता है कि जब एक कॉयल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा और आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें तो फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो एक टर्निंग इफेक्ट जो है वो एक फोर्स उस पर लगेगी, जो टर्निंग इफेक्ट की सूरत में वो कॉयल रोटेट करेगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और यही ये जो टर्निंग इफेक्ट जो कॉयल में आता है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यही आपका बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर को भी रन करने के लिए। इन कंस्ट्रक्शन आ डीसी मोटर इज सिमिलर टू द डीसी जनरेटर, जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा। आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में जब डीसी जनरेटर की बात की थी तो ये वही कंस्ट्रक्शन है जो आपने डीसी जनरेटर के लिए पढ़ी थी। सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि डीसी जनरेटर में आप ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करते ना, क्योंकि जनरेटर का तो काम होता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय परफॉर्मिंग सम वर्क। उसमें सिर्फ ये कॉयल होता था, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती थी और ये कॉयल रोटेट करके बाय एनी मीन्स क्या करता था, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके देता था। डीसी जनरेटर जो है वो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डायरेक्ट करंट जो है वो आपको प्रोड्यूस करके देता था। उसमें ये चीज़, ये जो लोअर सर्किट है ये नहीं होता था, बस ये फ़र्क होता है। बाकी इसका सारा सर्किट सिमिलर है उसी के जैसे जनरेटर का होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में जो डीसी मोटर है वो सिमिलर है डीसी जनरेटर के, हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, अ कम्यूटेटर एंड एन आर्मेचर। वही 3 चीज़ें इसमें, मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि एक्स्ट्रा, ये जो आपको नॉर्थ और साउथ पोल जो आप इसमें दिखा रहे हैं, उसके बाद इसमें एक कम्यूटेटर भी है, ठीक है, और एक आर्मेचर भी है, ये जो आपका कॉयल है, और ये कम्यूटेटर भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपने डीसी जनरेटर में भी पढ़ी थी। इन द जनरेटर द आर्मेचर इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इज द आउटपुट। आपने देखा था कि उस वक्त कॉयल जो है वो इस तरह रोटेट करता था और आर्मेचर यानी जो कॉयल है ये जब रोटेट करता था तो उसकी वजह से आउटपुट में आपको करंट मिलती थी। इन द डीसी मोटर करंट पासिस थ्रू द आर्मेचर दैट रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, जबकि डीसी मोटर में इसके उल्ट होगा। मोटर में क्या होगा, अब आप करंट इसमें से पास कराएंगे
इस कॉइल में से, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल फिर विद इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी, और इस ड्यू टू द रोटेशन, ये जो रोटेशन है इस कॉइल की, ये आपका मैकेनिकल वर्क है। दैट्स वाई ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है अब मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एंड दैट्स वाई दिस इज नोन एज डीसी मोटर, और अब हम इसको डीसी मोटर कहते हैं। तो ये सारा इसकी वर्किंग थी, कंस्ट्रक्शन भी बता दी, वर्किंग भी बता दी। इन द डीसी मोटर द ब्रशेज आर, जो ब्रशेज किन की बात करें, कार्बन ब्रशेज की बात करें, जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कॉइल की रोटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी ईजी करते हैं कॉइल की रोटेशन को। तो डीसी मोटर में द ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द डीसी सप्लाई, और द बैटरी के साथ ही आपने ब्रशेज लगाए हुए आपको नजर आ रहे हैं। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर कॉयल, जब करंट इस आर्मेचर कॉयल से पास करती है तो क्या होता है, द फोर्स ऑन द कंडक्टर्स प्रोड्यूसेस अ टॉर्क। तो कंडक्टर के ऊपर ये जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स होगी, सीधी लीनियर फोर्स तो नहीं हो सकती ना, कॉयल सीधा तो नहीं चलना शुरू कर सकता, कॉयल क्या करेगा, रोटेट करेगा विद इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट रोटेट्स द आर्मेचर, द अमाउंट ऑफ दिस टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया ऑफ द कॉइल एंड द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये 3-4 चीजें हैं जिन पर वो जो टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट, वो डिपेंड करता है। सबसे पहले कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट, हमने 1 सेल लगाया, 2 सेल लगाए, 3 सेल लगाए, तो कितनी अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इसमें से फ्लो करेगी। ये नंबर ऑफ बैटरीज पे डिपेंड कर रहा है ना कि आप कितने इसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं। दूसरी चीज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आपने ये जो बाहर उसमें मैग्नेट लगाया हुआ है ये 1 टेस्ला का है, 2 टेस्ला का है, 10 टेस्ला का है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। उसके बाद एरिया ऑफ द कॉइल, ये जो आप कॉइल ले रहे हैं जिसको आप रोटेट करा रहे हैं, और उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस कॉइल का एरिया कितना है और उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने दिए हुए, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगी आपकी ये जो टॉर्क, कि कॉइल ने कितना टॉर्क प्रोड्यूस करना है, ये इन पर डिपेंड करता है। If the current in the coil were all the time in the same direction, the torque on it would be reversed after each half revolution, यानी एक रोटेशन के बाद, ये ड्यू टू द स्प्लिट रिंग, आपको पता है ना, स्प्लिट रिंग की वजह से क्या होता है कि हाफ, वो जो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर गुजरा है तो उसके बाद वो स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने के बाद वो जो नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल होता था जो कि आपका ट्रफ होता था, वो भी इन्वर्ट होके अब क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो रिवर्स हो जाता है। ये जो आपका ट्रफ होता था वो अब ट्रफ आपका रिवर्स होके इन्वर्ट होके वो भी अब क्या बन जाता है, क्रेस्ट बन जाता है, और इस तरह से यूनि डायरेक्शनल करंट जो है वो इसमें फ्लो करती है, जिसको आप डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इफ द करंट इन द कॉइल वर ऑल द टाइम इन द सेम डायरेक्शन देन द टॉर्क ऑन इट विल बी रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रेवोल्यूशन, बट एट दिस मोमेंट commutator reverses the direction of the current that keeps the torque always in the same sense. A little problem arises due to the use of the commutator, that is the torque vanishes each time the current changes its direction. ये जो बीच में थोड़ा सा गैप आता है, ये जब कन्वर्ट होता है ना, जब आप एक क्रेस्ट फ्लो की है और क्रेस्ट के बाद जब इस ट्रफ ने फ्लो करना था, तो ये जो गैप आता है, ब्रेक आता है कि आपका क्रेस्ट के बाद ट्रफ ने अब इन्वर्ट होके क्या बन जाना है, दोबारा क्रेस्ट बन जाना है ना। अब ट्रफ तो फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि ये एसी तो नहीं है, ये तो डीसी है, तो डीसी में क्या होता है, ट्रफ भी क्रेस्ट बन जाएगा, यानी सारी एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगी ना, या तो सारी पॉजिटिव हाफ साइकिल की होंगी या सारी नेगेटिव हाफ साइकिल की होंगी। तो ये जितने टाइम में ये जो ट्रफ आपका क्रेस्ट में कन्वर्ट हुआ है उस टाइम का बीच में लैप्स आ जाएगा, यानी वो जो गैप आ जाएगा बीच में, तो क्या होगा, आपका सर्किट कभी ऑन होगा, ऑफ होगा, और यानी बीच में ये जितनी देर में ये जो गैप आएगा ना कि आपका ट्रफ क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो जो गैप का टाइम होगा वो आपके सर्किट को ऑफ कर देगा। ये एक प्रॉब्लम होगी जो आपको थोड़ी सी लिटिल प्रॉब्लम जो राइज होगी इसको यूज करने में, कि आपका जो टॉर्क है वो खत्म हो जाएगा एक हाफ साइकिल के बाद, क्योंकि अगले हाफ साइकिल में ट्रफ ने क्रेस्ट बनना है, तो उतनी देर के लिए जितनी देर में ट्रफ आपका क्रेस्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका सर्किट जो है वो उसमें जो गैप आएगा उसकी वजह से सर्किट थोड़ी देर के लिए ब्रेक होगा, और दिस क्रिएट्स जर्क्स इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द आर्मेचर, और ये जो स्मूथ कॉयल की जो रोटेशन थी ना वो नहीं होगी, जर्क्स आएंगे। जर्क्स कहते हैं यानी झटके होंगे, एकदम रुक जाएगा, फिर चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर चलेगा, फिर रुक जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल वो जब रोटेट करेगा तो नेक्स्ट हाफ साइकिल की रोटेशन के लिए क्या होगा, उसमें जो गैप आया इसकी वजह से उसमें जर्क आएगा, और वो जो स्मूथ रनिंग होगी आर्मेचर की वो पॉसिबल नहीं होगी। So, however, the problem is overcome by using more than one coil wrapped around a soft iron core. This results produced a more steady torque. और इस प्रॉब्लम को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कि जो जर्क्स आ रहे हैं इन जर्क्स को कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप नंबर ऑफ ये जो आप इसके ऊपर टर्न्स कह रहे हैं ना, आप सिंगल कॉयल लेने की बजाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉयल जो है अगर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वो आप इंक्रीज कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने से ये जो बीच में थोड़ी देर के लिए टाइम लैप्स आ रहा है, वो जो जर्क्स आ रहे हैं, वो आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं उन जर्क्स को।
ठीक है, और स्मूथ रनिंग ऑफ द कॉयल जो है वो पॉसिबल करा सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन द मोटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो पॉसिबिलिटीज है, आप परमानेंट मैग्नेट को यूज करके भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको कहते हैं जिसको जितनी देर के लिए आप करंट सप्लाई करते हैं, जैसे आपका एक आयरन है ना, आयरन की बार अगर आप लेंगे, आप उसको बिजली से लगाएंगे तो क्या होगा, जितनी देर के लिए उसमें से करंट फ्लो करेगी उतनी देर तक वो जो आयरन बार है आपका वो एक मैग्नेट के तौर पर वर्क करेगा। जैसे ही करंट सप्लाई खत्म करेंगे, साथ ही वो आपका वो जो आयरन है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और वो अब आपका एक मैग्नेट के तौर पे काम नहीं कर सकता। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट उस मैग्नेट को कहते हैं जो आम हालात में मैग्नेट नहीं होता, लेकिन जब आप उसमें से करंट फ्लो कराते हैं तब वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो आप एक वो वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकते हैं और एक परमानेंट मैग्नेट भी उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। द वाइंडिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूजुअली कॉल्ड द फील्ड कॉइल्स। वो जो वाइंडिंग्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उनको आप ज्यादातर क्या कहते हैं, फील्ड कॉइल्स कहते हैं। द फील्ड कॉइल्स में बी इन द सीरीज और इन पैरेलल टू द आर्मेचर कॉइल। और ये जो आर्मेचर की कॉइल आपको नजर आ रही है, ये जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल्स हैं वो उसके पैरेलल भी हो सकती हैं और सीरीज में भी हो सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप आर्मेचर के कॉइल के साथ उसको सीरीज और पैरेलल दोनों में आप फील्ड कॉइल्स को ले सकते हैं। फील्ड कॉइल्स आप किनको कह रहे हैं, मैग्नेट के ऊपर जो वाइंडिंग्स हो रही है उनको आप फील्ड कॉइल्स कह रहे हैं। तो ये सारा टॉपिक आपका डीसी मोटर का था। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, चूंकि मैंने आपको कहा कि ये शॉर्ट में आता है, तो पहली दो लाइंस आपने सबसे पहले लिखनी है कि मोटर इज अ डिवाइस, ये वाली, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद ये पॉइंट जरूरी है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। इन कंस्ट्रक्शन अ डीसी मोटर इज सिमिलर टू द डीसी जनरेटर हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें क्या है, अ कम्यूटेटर एंड एन आर्मेचर। इन द जनरेटर द आर्मेचर इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज द आउटपुट। ये फर्क अब आपको बता रहे ना कि जनरेटर में और मोटर में क्या डिफरेंस है, वो बता रहे। इन डीसी मोटर करंट पासिस थ्रू द आर्मेचर दैट रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से लेके यहां तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका लिखना बहुत जरूरी है। जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर ही आएगा, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, व्हेन current flows through the armature coil, the force on the conductor produces a torque that rotates the armature. The amount of torque depends upon the current, the strength of the magnetic field, the area of the coil and the number of the turns in the coil. यानी ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके when से लेके यहाँ तक। अब ये देखिए, आपने उसको डिफाइन भी कर दिया, आपने उसकी कंस्ट्रक्शन भी बता दी कि किस तरह से डीसी मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है, वो भी बता दिया। फिर आपने बताया कि किस तरह से जब करंट फ्लो करेगी तो वो जो उसका टॉर्क आ रहा है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ये भी आपने इसमें बता दिया। अब और जो मेन बात आप बता सकते हैं वो ये है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द मोटर इज प्रोवाइडेड बाय द परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो जो मैग्नेटिक फील्ड आप इसमें सप्लाई कर रहे हैं वो परमानेंट मैग्नेट से भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो वो जो वाइंडिंग, ये अलग से डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है फील्ड कॉइल्स की, कि अगर आपसे वो पूछ लें कि व्हाट आर फील्ड कॉइल्स, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि वो जो द वाइंडिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूजुअली कॉल्ड द फील्ड कॉइल्स। वो जो वाइंडिंग्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर करते हैं उनको आप ज़्यादातर फील्ड कॉइल्स कहते हैं, और वो फील्ड कॉइल्स सीरीज में भी हो सकती हैं और पैरेलल टू द आर्मेचर कॉइल्स के भी हो सकती हैं। तो ये अलग से डेफिनेशन है फील्ड कॉइल्स की। लेकिन अगर आपसे डीसी मोटर के बारे में पूछा जाएगा तो मैंने एक इसकी ये 2 पॉइंट्स, एक ये आपकी 2 लाइन्स है डेफिनेशन ये वाली, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन में वो किस तरह से जनरेटर से, किस तरह से डीसी जनरेटर से डीसी मोटर डिफरेंट है, उसके बाद ये किन किन चीज़ों पे इसका टॉर्क डिपेंड करता है, ये वाला पॉइंट व्हेन से लेके यहाँ तक, और इसके बाद ये द मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो सप्लाई की गई है वो परमानेंट मैग्नेट से भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी हो सकती है। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपसे डीसी मोटर के बारे में पूछा जाएगा। ये जो मैंने अलग से बताई है वाइंडिंग्स की, ये फील्ड कॉइल्स की डेफिनेशन है, कि अगर आपसे वो पूछ लें डिफाइन फील्ड कॉइल्स या व्हाट आर फील्ड कॉइल्स, तो फिर आप ये लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज इसको डीसी मोटर में आप ना ही भी बताते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपने डीसी मोटर के लिए जरूर बताने। आगे आ जाए आप, बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स। अब वो जो बैक ईएमएफ इफेक्ट है ये वही इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, जैसे जनरेटर्स में बात की थी, इसी तरह वो जो बैक इफेक्ट है वो मोटर्स में भी होता है, यानी उसमें भी एप्लीकेबल है। क्योंकि मोटर में भी जब कॉयल रोटेट करता है ना, तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉयल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ होती है वो आपको पता है ना वो कहाँ इंड्यूस होती है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रोटेशन ऑफ द कॉयल। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपका कॉयल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये जो बैक ईएमएफ इफेक्ट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो किस तरह होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है, उसको हम कहेंगे बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स। अ मोटर इज जस्ट लाइक अ जनरेटर रनिंग इन द रिवर्स। ये बड़ी मेन लाइन है आपकी। मोटर बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे जनरेटर होता है, रनिंग इन रिवर्स यानी उल्टा काम कर रहा है। क्योंकि मोटर कर रहा है आपको वर्क प्रोड्यूस करके देता है, काम करके देता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेयर एज जनरेटर का काम है कि वो आपको मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करे।
मोटर जो है वो आपको आउटपुट में वर्क परफॉर्म करके देती है, ठीक है, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेयर एज जनरेटर का जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बाय परफॉर्मिंग सम वर्क। तो इस तरह से ये रिवर्स में काम करते हैं। व्हेन द कॉइल ऑफ द मोटर रोटेट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड बाय द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस P, an EMF E is induced in it. The induced EMF is such that in such a direction that opposes the EMF running the motor. Due to this reason, the induced EMF is called the back EMF of the motor, and the magnitude of the back EMF increases with the speed of the motor. अब ये सारी बात वो क्या कर रहे हैं कि जब आपकी मोटर वर्क करेगी और मोटर रोटेट, ये जो कॉइल है मोटर के अंदर ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो रोटेशन ऑफ द कॉइल की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये आपकी ये एक्सटर्नल ईएमएफ है ना, आपकी ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द बैटरीज होती हैं, जो आप 3 बैटरीज आपने लगाई हुई हैं, इनकी जो वोल्टेज है तकरीबन एक बैटरी की वोल्टेज होती है ना 1.5 वोल्ट, 3 बैटरीज लगाई हैं जी, तो ये तकरीबन 4.5 वोल्ट जो है वो आप इधर सप्लाई कर रहे हैं ईएमएफ। ये आपकी एक्सटर्नल ईएमएफ है जो इन बैटरी से आप सप्लाई करें इस मोटर को, जिसने आपको जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और जिसने वर्क करना है। अब जो बैक इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस एक्सटर्नल ईएमएफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, ठीक है। ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इस एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करेगी, यानी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इस एक्सटर्नल ईएमएफ के। तो ये बात वो यहाँ आपको कर रहे हैं कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस तरह से होती है, वो अपोज करती है जो ईएमएफ रन कर रही है मोटर को, यानी ये वाली जो एक्सटर्नल ईएमएफ है उसको अपोज करती है। ड्यू टू दिस रीजन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड द बैक ईएमएफ। इसलिए चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करती है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक ईएमएफ इंक्रीजेज विद द स्पीड। जितना तेजी से आपका कॉयल रोटेट करेगा और जितनी ज़्यादा स्पीड आप इसकी बढ़ाएंगे, यानी आपने 1 सेल लिया, 2 सेल लिए, 3 सेल लिए, 4, 5, 6, आप नंबर ऑफ बैटरीज इंक्रीज करते जाएं, आप एक्सटर्नल ईएमएफ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉइल रोटेट करेगा। जितनी ज़्यादा स्पीड आप बढ़ाते जाएंगे, टर्निंग इफेक्ट आपका बढ़ता जाएगा, या आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो जिस तरीके से भी आप कॉइल की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं ना, स्पीड ऑफ द मोटर को, तो बैक इफेक्ट भी उतनी ही तेजी से इंक्रीज होगा। सो ये जो बैक ईएमएफ जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब ये देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करती है ना, तो ये तो आपकी एक्सटर्नल ईएमएफ है। अब बैक ईएमएफ क्या होगी, इस तरह से, ये इस वक्त क्लॉकवाइज है जो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट फ्लो कर रही है, तो जो बैक है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस वक्त वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अपनी एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करती है, और जितना तेजी से स्पीड अगर आप उसकी इंक्रीज करेंगे मोटर की, उतना ही उसका बैक इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा तेजी के साथ। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे लास्ट लेक्चर में भी कि बैक इफेक्ट आपके लिए होना तो ज़रूरी है, लेकिन ये जो बैक इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी मोटर या जनरेटर, हमने लास्ट टॉपिक में जनरेटर के बारे में पढ़ा था, तो आपकी जनरेटर की एफिशिएंसी को, या इधर हम मोटर की बात करें तो मोटर की एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। अगर आप स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीज करते जाएंगे, ये नंबर ऑफ बैटरीज इंक्रीज करें, या आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं और टॉर्क को इंक्रीज हो रहा है और स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीज हो रही है, तो जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी और मोटर की स्पीड, जो कॉइल की स्पीड है वो इंक्रीज होगी, उतना ही तेज़ी से उसका बैक इफेक्ट बढ़ेगा, जो कि मोटर की एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। सो बैक इफेक्ट को एक हद तक जो है होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो मैंने फ्रिक्शन की एग्जांपल दी थी कि जैसे फ्रिक्शन आपकी मोशन के लिए, जब आप ज़मीन पे चलते हैं तो आपकी मोशन के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। आप आगे की तरफ चलते हैं, फ्रिक्शन पीछे की तरफ आपको खींचती है, लेकिन अगर वो नहीं होगी तो आप चल भी नहीं सकते। इसी तरह बैक इफेक्ट भी मोटर के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप जितना उसको बढ़ाएंगे बैक इफेक्ट को, तो मोटर की एफिशिएंसी और उसकी परफॉर्मेंस को वो रिड्यूस कर देगी। तो ये बात वो आपसे इधर कर रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है बैक ईएमएफ का वो इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ द मोटर। स्पीड ऑफ मोटर बढ़ाएंगे तो जो आपका बैक इफेक्ट है ईएमएफ का वो भी इंक्रीज करेगा। सिंस वी एंड ई आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट है पोलैरिटी में, ठीक है। पोलैरिटी किसको कहते हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जो बैक इफेक्ट है वो किस तरह से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये पोलैरिटी में ऑपोजिट है। द नेट ईएमएफ इन द सर्किट इज V माइनस C। V क्या चीज़ है, यहाँ पे उन्होंने V किसको कह रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसको E की बजाय वो किससे शो कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V से। कि अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो 4.5 वोल्ट है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो इसको अपोज कर रही है इसकी फ्लो मोशन को, वो आपकी E है, E इंड्यूस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो आपकी नेट ईएमएफ है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, या जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ है, वो आपकी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बैक इफेक्ट की वजह से आ रही है, इस तरह से होगी। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है या जो नेट ईएमएफ है इन द सर्किट,
वो किसके इक्वल है, V माइनस ई। V इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेयर E इज द माइनस ई है ना, माइनस ई क्यों आ रहा है, बैक EMF की वजह से। सो जो बैक EMF है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से या जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस में से उस रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे। सो दिस इज V माइनस ई। इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड I इज द करंट ड्रॉ, अगर अब मैं चाह रही हूँ, ये तो मेरे पास नेट EMF आ गई ना बैक इफेक्ट के साथ। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि इसमें से मैं इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी निकालूं, तो अगर R रेजिस्टेंस है और I इज द करंट ड्रॉन थ्रू द सर्किट, तो बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ, ओहम लॉ आपको कहता है V इज इक्वल टू IR, दिस इज द ओहम्स लॉ ना। तो यहाँ से करंट किसके इक्वल होगी, करंट शुड बी इक्वल टू V ओवर R। यहाँ से इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं I शुड बी इक्वल टू V ओवर R। अब V अकेला V नहीं है, दिस V इज इक्वल टू V external potential difference minus induced EMF E. So this V is V minus E and divided by R, इस तरह से। तो ये चीज़ अभी इधर इन्होंने लिखी है कि I इज इक्वल टू V माइनस ई ओवर R, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस V इज इक्वल टू, ये जब R मल्टीप्लाई होगा दिस इज IR, और ये जो माइनस ई है ये दूसरी, आपको पता नहीं इक्वेशन की सेकंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू E प्लस IR, ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द इंड्यूस्ड EMF। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है सम ऑफ द इंड्यूस्ड EMF एंड ये जो IR है, ठीक है, जो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है और उसका जो रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों के सम के बराबर है। सो जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंड्यूस्ड EMF के और एक्सटर्नल सर्किट में करंट के फ्लो करने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है IR, ये इन दोनों के सम के इक्वल है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो व्हेन द मोटर इज जस्ट स्टार्टेड, अभी आपने बिल्कुल मोटर स्टार्ट की तो उस वक्त तो कोई बैक EMF नहीं होती, उस वक्त बैक EMF क्या होगी, जीरो। बिल्कुल अभी आपने स्टार्ट ही की है मोटर, ठीक है, तो उस वक्त उसका कोई बैक इफेक्ट नहीं होता, वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। एंड हैंस अ लार्ज करंट प्रोसेस थ्रू द कॉइल, और उस वक्त जो करंट फ्लो करती है कॉइल से वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। एज द मोटर स्पीड्स अप, आस्ता आस्ता मोटर अब स्पीड पकड़ती है, तो उससे क्या होता है, द बैक EMF इंक्रीजेस। तो जितना तेजी से उसका कॉइल रोटेट करेगा उसका बैक इफेक्ट, वो जो बैक EMF इंड्यूस्ड हो रही है वो भी इंक्रीज करेगी एंड द करंट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। और वो जो एक्सटर्नल सर्किट में वो जो करंट फ्लो कर रही थी ना, ये जो एक्सटर्नल करंट आई, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, स्मॉलर एंड स्मॉलर। However, the current is sufficient to produce the torque on the coil to derive the load and to overcome the losses due to the friction. लेकिन करंट स्मॉलर एंड स्मॉलर तो हो जाएगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्मॉल नहीं होगी कि वो लोड को ड्राइव ना कर सके या फ्रिक्शन को ओवरकम ना कर सके। वो इतनी होगी, नेग्लिजिबल करंट नहीं हो जाएगी, ठीक है। वो करंट की वैल्यू रिड्यूस तो होगी, लेकिन वो इतनी होगी कि वो लोड को, यानी लोड उस डिवाइस को कहते हैं ना जो आप, जिसको आप कोई ना कोई, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा था घरों में जितने अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं जो बिजली से चल रहे हैं, आपके टीवी है, फ्रिज है, AC है, स्प्लिट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, वो आपके लोड हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो वो जो भी करंट आप इसमें प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू तो स्मॉल होगी, लेकिन वो इतनी होगी कि वो उस लोड को भी ड्राइव कर सके और जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं उनको ओवरकम कर सके, ठीक है। जो भी फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है डिवाइस के अंदर, वो उन तमाम लॉसेस को भी ओवरकम कर सके। इफ़ द मोटर इज़ ओवरलोडेड, अगर आप मोटर को ओवरलोड करेंगे, इट स्लोज डाउन, ठीक है, वो स्लो डाउन हो जाएगी। और स्लो डाउन होने के हमारे लिए, उसके लिए स्लो डाउन होना जो है वो बेहतर है, क्योंकि स्लो डाउन होगी, आपने अभी शुरू में देखा कि जब आप स्पीड करते हैं, इंक्रीज करते हैं मोटर की, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीज करने से बैक इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें क्या चाहिए कि आपकी मोटर स्लो डाउन हो ताकि टॉर्क वो कम प्रोड्यूस करेगा। जितना कम स्पीड होगी मोटर की, उतनी ही जो उसका बैक इफेक्ट है, जो बैक इंड्यूस्ड EMF है, वो भी कम होगी। सो कॉन्सिक्वेंटली द बैक EMF डिक्रीजेड एंड अलाउज द मोटर टू ड्रा मोर करंट, और फिर उसके नतीजे में बैक इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। जब आपकी मोटर स्लो डाउन होगी तो बैक इफेक्ट के डिक्रीज होने से आपकी मोटर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को ड्रा कर सकेगी। एंड इफ़ द मोटर इज़ ओवरलोडेड, और अगर आप मोटर को ओवरलोड कर देंगे बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, यानी बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड कर देंगे, एक हद तक तो ओवरलोड करना बेहतर है उसका, क्योंकि एक हद तक ओवरलोड करने से वो सिर्फ स्लो डाउन होगी और उसके लिए हम, उसके नतीजे में हमें ये अच्छा उसका जो इफेक्ट मिलेगा वो ये होगा कि उसका बैक EMF डिक्रीज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सकेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट्स मोटर को ओवरलोड कर देंगे तो उससे क्या होगा, द करंट कुड बी सो हाई दैट इट मे बर्न आउट द मोटर। तो करंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो मोटर को बर्न आउट कर सकती है। सो आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना मोटर को, बहुत ज़्यादा ओवरलोड करने से वो बर्न आउट हो सकती है। यानी अगर आप नंबर ऑफ बैटरीज ये जो है सर्किट में ये इंक्रीज करेंगे
तो नंबर ऑफ बैटरीज इंक्रीज करने से आपका नुकसान है। आपने कम से कम जो इनपुट उसको पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, वो सप्लाई करना है। जैसे इन्होंने 3 सप्लाई की हुई, अगर आप ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, वो कॉयल की रोटेशन को इंक्रीज करेगा और ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, तो वो स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीज होगी, उसकी वजह से बैक ईएमएफ इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। और अगर बैक ईएमएफ इफेक्ट एक खास हद से ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो आपकी मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगी बियॉन्ड द लिमिट्स और बर्नआउट भी कर सकती है। ठीक है। अब अगर पेपर में अगर ये आपको क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन के तौर पे आता है कि व्हाट इज बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स, तो ये जो मैंने आपको मार्क करवाया, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस क्वेश्चन का, ये उसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। अ मोटर इज जस्ट लाइक अ जनरेटर रनिंग इन द रिवर्स व्हेन द कॉइल ऑफ द मोटर रोटेट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस V and EMF is induced in it, and the induced EMF is in such a direction that opposes the EMF running the motor. Due to this reason, the induced EMF is called the back EMF of the motor. The magnitude of the back EMF increases with the speed of the motor. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। और इसके साथ जब आपको पता है ना कि जब भी आपने डिफाइन करना है किसी चीज़ को, तो ये जो एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट की है कि ये वाली, कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और ये पुट करके उसके बाद I इज इक्वल टू दिस V माइनस E ओवर आर, और ये इसकी आखिर में जो इसकी बेसिक एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, ये एक्सप्रेशन आपने जो है वो लाजमी लिखनी है अपनी डेफिनेशन के साथ। ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। और उसके बाद ये जो है ये आपका एक्सप्रेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, जो आपने इसके साथ लिखना है। तो जब ये शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो ये 2 चीज़ें आपने मेंशन करनी है, डेफिनेशन और साथ उसका एक्सप्रेशन। लेकिन ये अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो फिर आपने इसको कंप्लीट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने आपको जैसे कि बताया ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। सेकंड पैराग्राफ यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे ये आपकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है, यहाँ से लेके ये जहाँ तक आपने इसके ये एक जस्ट एक छोटी सी डेरिवेशन है यहाँ तक, ये आपकी डेरिवेशन हो जाएगी। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको आप एज अ कंक्लूजन लिख सकते हैं इन लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा, ज़्यादातर तो वैसे ये शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन के तौर पे आता है, लेकिन अगर ये एक शॉर्ट नोट के तौर पे या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, यानी 2 मार्क्स से ज़्यादा के इसकी मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स का आता है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये डेफिनेशन भी लिखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन भी इसकी करेंगे, और उसके बाद ये एंड जो इसका लास्ट पैराग्राफ है ये एज अ कंक्लूजन भी आप इसमें लिख सकते हैं विद दिस डीसी मोटर डायग्राम। कंक्लूजन के साथ आप ये जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, तो एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन के साथ आप ये डायग्राम इसमें यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, एंड देन यू कैन राइट द कंक्लूजन। ठीक है, हमने अपने ये दोनों टॉपिक्स आज पढ़े। इसके साथ ये एग्जांपल है, इसको भी देख लें। अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज रन बाय अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट्स, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई है 24 वोल्ट्स। उसके बाद द कॉइल ऑफ द मोटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स की उसकी जो रेजिस्टेंस है, इट डेवलप्स अ बैक ईएमएफ ऑफ 22.5 वोल्ट। ये बैक ईएमएफ ई की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है। व्हेन ड्राइविंग द लोड एट नॉर्मल स्पीड, व्हाट इज द करंट व्हेन मोटर जस्ट स्टार्ट्स अप। स्टार्ट्स अप का मतलब है अभी वो शुरू ही है, तो उस वक्त तो बैक इफेक्ट जीरो होगा ना। अभी हमने शुरू में अभी इधर इस पॉइंट में देखा कि जब मोटर जो है वो जस्ट स्टार्ट होती है तो उस वक्त बैक ईएमएफ जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। उसके बाद आल्सो फाइंड द करंट व्हेन मोटर इज रनिंग एट द नॉर्मल स्पीड, और फिर आपने जब वो नॉर्मल स्पीड से रन करी उस वक्त उसकी बैक इफेक्ट क्या है वो देखनी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे शुरू में, ये जैसे जब वो स्टार्टअप हुई है, जब पहला पॉइंट है कि व्हेन द मोटर इज जस्ट स्टार्टअप, उस वक्त बैक इफेक्ट ईएमएफ जीरो है। अब ये जो फार्मूला आपने ऊपर वैल्यूएट किया है कि V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, इसमें ईएमएफ शुरू में तो जीरो होगी ना, सो इस पॉइंट इसमें E को जीरो कर दें, सो V इज इक्वल टू आई आर। ये आपने जीरो करके ये वाला फार्मूला, इसमें अब करंट की वैल्यू आपने निकालनी है, रेजिस्टेंस भी है आपके पास, और ये वोल्टेज 24 वोल्ट्स ये भी है, यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं, दैट इज 12 वोल्ट पर ओम। आपको पता है ना वो क्या होता है, एम्पेयर होता है ना। सो दिस इज 12 एम्पेयर करंट है। जब मोटर अभी जस्ट स्टार्ट हुई है उस वक्त बैक ईएमएफ जीरो थी। अब जब मोटर नॉर्मल स्पीड से रन करिए तब तो बैक ईएमएफ जो उन्होंने अब आपको दी है वो कितनी है, 22.5 वोल्ट, वो आप यूज़ करेंगे। सो अगेन यूज दिस फार्मूला V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, और उसमें अब आप ईएमएफ क्या डालेंगे, 22.5 वोल्ट, और ये वैल्यूज अब आपने दोबारा उसकी करंट निकालनी है I, और इसको रीअरेंज करना है इस इक्वेशन को। ये पहले E इस तरफ चला जाएगा, दिस इज V माइनस E, और रेजिस्टेंस को आपने उसके साथ क्या कर देना, डिवाइड कर देना। आपने ये वैल्यूज पुट करके 24 और 24 वोल्ट जो है ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस 24, एंड माइनस ये जो वैल्यू है आपकी बैक इफेक्ट की, बैक ईएमएफ की 22.5, ये पुट करनी है, डिवाइडेड बाय ये 2 जो ओम है आपका, ये से डिवाइड हो जाएगा। ये जो करंट अब आप निकालेंगे दिस इज 0.75 एम्पेयर। सो दिस इज योर करंट नाउ। ये इनिशियल करंट आ गई व्हेन जब मोटर इज जस्ट स्टार्टअप, और उसके बाद जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रही है, जब उसकी ईएमएफ ये थी,
उस पर भी आपने उसकी करंट वैल्यूएट कर लिए, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि शुरू में करंट कितनी ज़्यादा फ्लो कर रही थी, 12 एम्पेयर करंट आई थी, ठीक है। और जब अभी मोटर स्टार्ट ही हुई थी और थोड़ी देर बाद जब मोटर नॉर्मल स्पीड से रन करने लगी और उस पर बैक इफेक्ट आ गया, तो बैक इफेक्ट ने उसकी करंट को कितना रिड्यूस कर दिया, 12 एम्पेयर से 0.75 एम्पेयर करंट अब फ्लो कर रही है। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बैक इफेक्ट कम से कम हो। हमारे लिए यही अच्छा है कि बैक इफेक्ट कम हो, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा बैक इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा तो वो हमारे लिए आउटपुट को और मोटर की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये जो जितने पॉइंट्स आज मैंने आपको बताए हैं आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी कोई मसला हो, परेशानी हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Thanks for your attention. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.